गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि संघीय व्यवस्था की 7 विशेषताएं कौन कौन सी हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है। चलिए शुरू करते हैं। इस प्रकार संघीय व्यवस्था के गहन और कामकाज के लिए दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न सत्रों की सरकारों के बीच सत्ते के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए और इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। वो अपने अपने अधिकारक क्षेत्रों को मानते हैं। आदर्श संघीय व्यवस्था के दो पक्ष होते हैं। एक तो होता है आपसी भरोसा, दूसरा होता है साथ रहने पर सहमति। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। यह बात इस चीज़ पर निर्भर करती है कि संघ की व्यवस्था किन ऐतिहासिक संदर्भ में हुई है। संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती है। पहला तरीका है दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्र को मिलाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी प्रभुसत्ता को साथ रखते हैं और अपनी अलग अलग पहचान को बनाए रखने और अपनी सुरक्षा और खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं, मतलब यहाँ से वो निकाल लेते हैं। साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और बहरान है कि इन देशों ने क्या किया था कि इसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं देशों के, उन्होंने आपस में मिलके एक ही सरकार, दो देशों में 3 देशों ने अपनी एक ही सरकार का निर्माण किया था। इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वो केंद्र के बरकस ज़्यादा ताकतवर होते हैं। और केंद्र से ज़्यादा ताकतवर होने का मतलब ये है कि जो पावर दी जाएंगी वो केंद्र और राज्यों में दोनों में बांटी जाएंगी और राज्यों को भी केंद्र से ज़्यादा पावर दी जाएगी अगर वो संघीय सरकार में इस तरह की व्यवस्था करते हैं कि दूसरों के साथ मिलकर एक सरकार का निर्माण करते हैं। संघीय व्यवस्था जब सिर्फ बड़े देशों के अनुकूल है तो बेल्जियम ने इसे क्यों अपनाया कि बात आती है कि संघीय व्यवस्था तो बड़े देशों के लिए है। बड़े देशों का मतलब ये है कि जिन देशों में अलग अलग जाति के अलग अलग समूह के व्यक्ति रहते हैं। हिंदुओं के लिए अलग सरकार, मुसलमानों के लिए अलग सरकार है, बौद्ध के लिए अलग सरकार, क्रिश्चियन के लिए अलग सरकार, मुस्लिम के लिए अलग सरकार, ये सारे अलग अलग सरकार की व्यवस्था करेंगे तो इनके लिए अलग समाज में हमें संघात्मक सरकार की आवश्यकता होती है। लेकिन बेल्जियम एक छोटा सा देश था जिसमें कुछ ही लोग थे, तो फिर उन्होंने एक संघात्मक व्यवस्था को क्यों अपनाया जबकि बड़े बड़े देशों ने तो संघात्मक सरकार को मिलकर अपनाया था। तो संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्य का गठन करना और फिर उन राज्य और राष्ट्रीय सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ये जो व्यक्ति हैं ये हर व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार नेता चुनना चाहता है, अपनी सरकार बनाना चाहता है। यही वजह रही थी कि यहाँ छोटे और बड़े देश की बात नहीं आती। यहाँ कोई भी देश हो जिसके अंदर जातीय विविधता होगी, वो जातीय विविधता ही उसको संघात्मक सरकार बनाने की ओर प्रेरित करेगी। भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण हैं। दूसरी ओर तो इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के बक्सर केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर हुआ करती हैं। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थितियों में किसी न किसी प्रांत को विशेष अधिकार दिए जा सकते हैं। मतलब इन्होंने बताया कि अगर कोई इमरजेंसी आती है, कोई आपातकालीन व्यवस्थाएं आती है तो इनको एक्स्ट्रा पावर दी जा सकती है, वरना इनको एक सम्मान और दोनों को एक ही शासन व्यवस्था दी जाती है, लेकिन ज़्यादा ताकतवर केंद्र सरकार होती है। अब आता है अधिकार क्षेत्र किसे कहते हैं। अधिकार क्षेत्र वो होते हैं ऐसा दायरा जिस पर किसी भी वैधानिक अधिकार हों। मतलब जैसे केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के जो अधिकार क्षेत्र हैं वो कहाँ कहाँ से टैक्स लेगी, कहाँ कहाँ तक शासन करेगी, उस क्षेत्र को अधिकार क्षेत्र कहते हैं। यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है कि जैसे हम फिजिकली जिसको देखते हैं कि मान लेते हैं भूमि का बंटवारा कर लिया कि ये केंद्र की है, ये राज्य की है। अर्थात इसके अलावा कुछ विषयों को भी रखा जा सकता है कि हम किन किन का विषयों पर काम करेंगे, ये सब अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कुछ नेपाली नागरिक अपने संविधान में संघीय व्यवस्था अपनाने की बात कर रहे हैं। उनकी चर्चा कुछ इस प्रकार की है। पहला, खंगराज, मुझे संघीय व्यवस्था पसंद नहीं है, इसे भारत की तरह हमारे भी यहाँ सीटों का आरक्षण करना पड़ेगा। मीता, हमारा देश तो
कोई बड़ा नहीं है, हम संघ की क्या ज़रूरत है। बाबूलाल, मुझे लगता है कि अगर तराई अक्षेत्र अपनी अलग अलग राज्य सरकार बने तो अक्षेत्र को ज़्यादा स्वायत्तता मिल जाएगी। स्वायत्तता होती है छूट, जिसको हम स्वतंत्रता कहते हैं। राम गणेश, मुझे संघीय व्यवस्था पसंद है क्योंकि इसका मतलब होगा कि पहले राजा जिन शक्तियों का प्रयोग करता था उनका इस्तेमाल इस व्यवस्था में सारे निर्वाचित प्रतिनिधित्व करेंगे। संघीय व्यवस्था में क्योंकि सारे के सारे व्यक्ति उन व्यक्तियों के द्वारा चुने जाते हैं जो उस क्षेत्र और प्रांत के व्यक्ति होते हैं। अगर आप इस चर्चा में शामिल होते तो प्रत्येक टिप्पणी पर आपकी क्या प्रक्रिया होती और इसमें से किस संघीय व्यवस्था को लेकर आप गलत टिप्पणी करते, कौन सी बात है, किस व्यक्ति की बात को आप गलत साबित करते हैं। इसके बाद है भारत में संघीय व्यवस्था कि भारत में किस प्रकार की संघीय व्यवस्था अपनाई गई है। हमने पहले देखा है कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। सोचिए कि भारत जैसे विशाल मुल्क में यहाँ काम कितना मुश्किल होगा, जहाँ बहुत सी भाषाएं, धर्मों और क्षेत्रों के लोग रहते हैं। क्योंकि आपको पता ना, भारत के अंदर अलग अलग तरह की भाषा बोलने वाले, एक ही प्रदेश के अंदर अलग अलग बोली बोलने वाले, भाषा बोलने वाले, अलग अलग धर्मों के लोग सब रहते हैं। तो यहाँ पर शासन व्यवस्था को किस प्रकार लागू किया जाएगा, तो कितनी मुश्किलें आई होंगी। तो हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है। आइए संविधान से ही शुरू करें। एक बहुत ही दुख और रक्तजनित विभाजन के बाद भारत आज़ाद हुआ था। मतलब यह हम बात कर रहे हैं 1947 की, जब भारत आज़ाद हुआ था। आज़ादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़ों भारत में विलीन हो गए। रजवाड़े होते हैं जो जहाँ पर राजाओं का राज होता था। जैसे आपने कई बार सुना होगा, ये जींद का राजा था, ये पटियाला का राजा था, ये हमारे संगरूर का राजा था। तो इस तरह राजाओं का राज होता था। तो उन्होंने भारत के अंदर मिलना शुरू कर दिया था स्वतंत्र होने के बाद बहुत सारे रजवाड़ों ने। भारतीय संविधान ने भारत को राज्य संघ घोषित किया। इसमें संघ शब्द नहीं आया था, पर भारत संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। उस वक्त इसको संघ नहीं कहा गया था। उस वक्त ये एक सिर्फ भारत व्यवस्था, भारतीय की एक शासन व्यवस्था बनी थी। इसके नाम पर यहाँ शब्द संघ आया था। हमने ऊपर संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया था, जो हमने ऊपर 7 विशेषताएं पढ़ी थी कि संघ में कौन कौन सी विशेषता होती हैं, उन्हें फिर से देख लो। हम देखते हैं कि ये सब बातें भारतीय संविधान की विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती हैं। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। संघ सरकारें, या जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं, और राज्य सरकारें, जिसे केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करता था। बाद में पंचायतों और नगर पालिका के रूप में भी संघीय व्यवस्था का एक तीसरा सत्र को जोड़ दिया गया। हमने पहले ऊपर 2 की बात की गई थी, इसमें हम पंचायती और नगर पालिका की एक संघीय व्यवस्था को उसमें जोड़ा गया है। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी तीनों सत्रों की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायक अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये 3 सूचियाँ इस प्रकार हैं जो हमारे अधिकार क्षेत्र दिए गए हैं। इसमें हम भारत के अंदर सबके अधिकारों को अलग अलग विषय में रखा गया है। जैसे पहला है संघीय सूची, जिसको हम केंद्र की सूची कह सकते हैं या केंद्र के विषय कह सकते हैं, उसे कहते हैं संघीय सूची। इसमें क्या कहेंगे, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत होती है। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संघ सरकार को है या केंद्र सरकार को है। अगला है हमारा राज्य सूची, जिसके अंदर पुलिस, व्यापार, वाणिज्यिक भी व्यापार का एक दूसरा भाग होता है, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय विषयों के विषय। जो हमारे ये विषय हैं, इन पे हमारा किसका अधिकार है, राज्य सरकार का। सिर्फ राज्य सरकार ही इनके ऊपर अपने कानून बना सकती है। अब कुछ विषय ऐसे हैं जो इन दोनों में नहीं आए,
तो उनके ऊपर किसका अधिकार होगा। जैसे कि इसमें शिक्षा है, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकारी जैसे विषय हैं, ये केंद्र और राज्य सरकारों के साझी दिलचस्पी में आते हैं कि इसमें दोनों के पास इन पर काम करने का अधिकार है। लेकिन अगर किन्हीं कारणवश आपस में केंद्र और राज्यों में बहस हो जाती है तो उस पर ज़्यादा अधिकार केंद्र सरकार का होगा, वहाँ पर केंद्र सरकार ज़्यादा काम करेगी। आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।